I am Manish Mulchandani, Aimzonian batch 2017. Today, I have got with me my junior Akshat Kaushik from batch 2019. Akshat Kaushik scored All India rank 3 in AIMS as well as NEET. So today, here with Akshat, we'll be discussing how can we get 180 on 180 in NEET. And there can be no better person to discuss this topic than Akshat Kaushik, who himself got 180 on 180 in NEET 2019. So अक्षत, बात करते हैं आज फिजिक्स के बारे में. तो तुमसे अच्छा कौन बता पाएगा हमारे जूनियर्स को कि फिजिक्स में कैसे अप्रोच होनी चाहिए, हम कैसे फिजिक्स पढ़ें. क्योंकि मेडिकल वालों के लिए फिजिक्स एक स्टिग्मा होता है. उनको फिजिक्स से डर लगता है, यार फिजिक्स नहीं हो रही. आप एक एवरेज बैच में जाओगे तो 100 में से कम 90 बच्चे ऐसा रो रहे होते हैं कि हमसे फिजिक्स नहीं हो रही. तो आज हम मिलकर उनकी डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि फिजिक्स में अप्रोच क्या होना चाहिए और कैसे हम फिजिक्स का स्कोर बूस्ट कर सकते हैं अपना टाइम का सेव करते हुए, और ताकि हम केमिस्ट्री और बायो में भी ध्यान दे पाएं. तो अक्षत, लेट्स स्टार्ट बाय डिस्कसिंग द स्ट्रैटेजी दैट यू यूज टू स्टडी फिजिक्स. सो फिजिक्स मेरे हिसाब से एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जनरल ऑडियंस का एक्सट्रीमिज्म बहुत होता है. या तो बच्चे उससे इतना डरते हैं कि उसको पढ़ना ही छोड़ देते हैं, या तो बच्चे उससे इतना डरते हैं कि उसे ही पढ़ते रहते हैं. तो मेरे हिसाब से ये दोनों ही सही नहीं है. एक जनरल अप्रोच फिजिक्स का ये होता है कि ट्रीट इट लाइक एनी अदर सब्जेक्ट. उसके मार्क्स भी आपके केमिस्ट्री के जितने रहेंगे, बल्कि नीट की बात करें तो बायो से कम ही रहेंगे. तो फिज़िक्स से डरने की बजाय अगर आप थोड़ा कॉन्फिडेंस रख के उसको सॉल्व करें तो एटलीस्ट आप अपने आप से इम्प्रूव हो सकते हो. भले ही आप 180 में 180 तुरंत ना पहुंच जाओ, बट यू हैव टू गेट देयर इन बेबी स्टेप्स. एंड जनरल अप्रोच की अगर मैं बात करूं तो मेरा एक चीज़ मुझे जो डिफरेंट लगती थी बाकी लोगों से, वो ये होता था कि मैं फ़िज़िक्स को भी एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की तरह डील करता था. मतलब फिज़िक्स भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप सिर्फ न्यूमेरिकल्स लगा के और उसके पैटर्न्स रट के नहीं सॉल्व कर सकते. आपको उसके भी कॉन्सेप्ट्स आने पड़ेंगे एंड आपको ये जानना पड़ेगा कि अगर आप ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो तो क्यों यूज़ कर रहे हो. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, let me interrupt you for a minute. The point that Akshat Kaushik stressed on here is like preparing for physics for JEE and NEET. These are two separate things. And as far as NEET is concerned, physics is more or less a theoretical subject and not a calculative one, not a mathematical one. So if you are preparing for physics for JEE, you need to concentrate on the numericals, differentiation, integration and all, which Akshat is going to discuss. But if you are going to study physics from NEET point of view, you first of all need to improve your theory. You need to strengthen your core concepts, then you will be able to score high in physics. एंड एक पैटर्न भी डेवलप हो रहा है काफ़ी सालों से कि नीट में फिज़िक्स आसानी आती है. तो मैं कुछ बच्चों को देखता हूँ, मेरे बैचमेट्स भी ऐसे रह रखे हैं जो एडवांस के पेपर्स लगाते रहते हैं एंड कुछ ऐसे कोचिंग्स के पेपर लगाते रहते हैं जिनका मेरे हिसाब से तो कोई फ़ायदा नहीं है. वो बहुत हाई लेवल पे पहुँच जाते हैं एंड समवेयर ऑन दैट पाथ वो ये भूल जाते हैं कि इनिशियल चीज़ें भी थ्योरेटिकल, एटलीस्ट एनसीईआरटी जिस पर मैं आगे बात करूँगा, वो भी याद रहना ज़्यादा ही ज़रूरी है नीट के लिए. एंड अगर फिज़िक्स की एनसीईआरटी की बात करें तो बहुत बच्चे उसको ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे उसमें कुछ लिखा ही ना हो. बट मेरा ये मानना है कि फ़िज़िक्स एनसीईआरटी में क्वेश्चंस एंड थ्योरी बोथ, एक थ्योरी तो एक बार तो पढ़नी ही चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी एंड ऑब्वियसली अगर सीबीएसई एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है, इस साल से एनटीए भी करा रहा है, तो वो एनसीईआरटी को एक बेस बना के तो चलेगा ही. तो अगर आपके एक भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ रहे हैं 45 में, जो कि ज़्यादा ही आते हैं, 10 के आसपास आते हैं, तो वो एनसीईआरटी से लिंक ज़रूर रहेगा. एंड आप एनसीईआरटी के पीछे के क्वेश्चंस लगाओ तो कुछ बच्चों को लगता है कि एनसीईआरटी तो बहुत ईजी है, मैं क्यों लगाऊं. बट मेरे हिसाब से एनसीईआरटी के भी एक्सरसाइजेज में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिस पे आपको सोचना पड़ जाए. एंड एनसीईआरटी के अलावा अगर हम और बुक्स पे भी जाएं तो मैंने पर्सनली बहुत वैरायटी ऑफ बुक्स तो नहीं लगाई थी. मैं आकाश से हूँ तो उसके मॉड्यूल्स एंड जो एक्स्ट्रा बुक्स आते हैं एम्स एंड नीट के लिए, वो मेरे को काफ़ी सफिशिएंट लगता था. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक बुक मैंने जो की थी वो था एच सी वर्मा की थ्योरी. मेरे को जिसने भी रिकमेंड किया था कि तू एच सी वर्मा लगा ले, तो उन्होंने यही कहा था कि क्वेश्चंस लगाना, बस थ्योरी छोड़ देना. बट मैंने थ्योरी उसके 1-2 चैप्टर्स की पढ़ी तो मुझे बहुत पसंद आई. एंड आई एम प्रीटी श्योर कि एम्स के भी कुछ क्वेश्चंस और नीट के भी क्वेश्चंस, और उसके अलावा कॉन्फिडेंस भी मेरा बहुत बूस्ट हुआ बिकॉज एच सी वर्मा का थ्योरी कुछ ऐसा है कि आपको ऐसी उसमें चीज़ें इतनी आसानी से एक्सप्लेन करके मिलेंगी कि आपको फिजिक्स से भी हो सकता है प्यार हो जाए. ठीक है, तो एच.सी. वर्मा पे अपन थोड़ा और डिस्कशन करते हैं. लाइक एच.सी. वर्मा वाज वन ऑफ द बुक्स व्हिच आई डिड ड्यूरिंग माय +2 years व्हाइल आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर फिजिक्स फॉर नीट एज वेल एज एम्स.
तो यार एच.सी. वर्मा की थ्योरी तो मुझे भी पर्सनली काफ़ी पसंद थी। एच.सी. वर्मा के एमसीक्यूज जो मुझे काफ़ी ट्रिकी और अच्छे लगते थे, क्योंकि उसमें ऐसा लगता है कि हमारा दिमाग एक्चुअली कहीं यूज़ हो रहा है। तुझे कैसे लगते थे? तो जो ऑब्जेक्टिव पार्ट जो रहता था, नॉर्मली मैं देखता हूँ कि इसमें भी एच.सी. वर्मा में भी स्पेसिफिकली अगर कोई थ्योरी भी पढ़ रहा है तो वो बीच का ऑब्जेक्टिव स्किप करके सीधा एक्सरसाइज पे पहुँच जाता है। क्योंकि जब कोचिंग में बच्चे मिलके बात करते हैं कि तूने एच.सी. वर्मा का ये क्वेश्चन किया, तूने ये किया, तो ऑब्जेक्टिव का कहीं उस डिस्कशन में बात ही नहीं आता, क्योंकि उसे लगाया ही नहीं जाता है। तो ये बहुत ही इग्नोर्ड पार्ट है, बट ऑब्जेक्टिव मैंने पर्सनली लगाया है एंड उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपके एकदम डीप इनर कॉन्सेप्ट्स को भी चैलेंज करते हैं। अभी मेरे दिमाग में जो चैप्टर आ रहा है वो मैग्नेटिज्म वाला है एंड मुझे याद है कि उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसको सॉल्व करने के लिए यू हैव टू नो एवरी कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द चैप्टर फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड। एंड वही काफ़ी स्टिमुलेटिंग होता है एच.सी. वर्मा एंड उसको अगर आप एनसीईआरटी के साथ सप्लीमेंट की तरह यूज़ करें तो काफ़ी फ़ायदा होगा। राइट, तो एच.सी. वर्मा के ऑब्जेक्टिव्स पे अपन ने बात की। एच.सी. वर्मा के जो थ्योरी क्वेश्चंस होते थे, लाइक कोई बड़ा चैप्टर लेट से रोटेशन, तो उसमें करीबन 80 क्वेश्चंस होते हैं। तो वो स्टार्ट करते एकदम बेसिक क्वेश्चन थे जिसमें आप फॉर्मूला लगाओ आंसर हो जाए, एंड ग्रेजुअली वो लेवल बढ़ाते जाते हैं। तो लास्ट वाला क्वेश्चन जो इतना टफ था वो मेरे से नहीं होते थे, तो लास्ट वाले कुछ क्वेश्चन मैं छोड़ के आता था। अब अक्षत तुम बताओ, तुमने क्या वो क्वेश्चन भी किए थे? तो ऑल्दो मैंने वो क्वेश्चंस भी लगाए थे जो चैप्टर्स के एंड में होते थे, बट पर्सनली आई फील कि अब जब मैं एम्स और नीट दोनों दे चुका हूँ तो उन क्वेश्चंस की जो लास्ट में 3-4 होते थे उनकी एज सच कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप बहुत ही फिजिक्स एंथुजियास्ट हो जिसको बहुत मज़ा आता है वैसे क्वेश्चंस पे पॉन्डर करने में, तो आप वो क्वेश्चंस भी ट्राई कर सकते हो एचसीवी के, बट पर्सनली मैंने लगाए थे, बट उनकी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। एंड इसके साथ मैं कुछ ऐसे भी बच्चों को आई होप टीच आउट कर पाऊँ, क्योंकि बहुत बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो एडवांस्ड और जेई टाइप के क्वेश्चंस लगा के नीट की तैयारी करते थे। दे आर फुल फोकस्ड ऑन जॉइनिंग मेडिसिन, बट वो फिजिक्स, खासकर फिजिक्स की तैयारी ऐसे करते हैं लाइक दे हैव टू गिव एडवांस, एंड उसके चक्कर में वो इरोडोव, क्रोटोव और पता नहीं कैसी कैसी इतनी एक्स्ट्रा बुक्स लगा लेते हैं। मैंने कभी इरोडोव या ये तो नहीं लगाई थी, एंड मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन्होंने लगाई थी, बट आई नो, आई हैव मेट देम एंड इवन दे अग्री कि इसकी एकदम भी ज़रूरत नहीं है। सो आई सजेस्ट आप अपना टाइम सेव करो एंड बायो केमिस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान। तो कुल मिला के वो जो कहना चाह रहा है कि हमें कोई फॉरेन ऑथर की किताब करने की जरूरत नहीं है, ना हमें इरोडोव करनी है, ना हमें बुकसेव करनी है, ना हमें क्रोटोव करनी है, या ऐसी ऐसी किताब जिनका मैं नाम भी नहीं बोल सकता, ऐसी भी लोग करते हैं। तो हमें वैसी किताबें नहीं करनी है, हमें अपना टाइम नहीं वेस्ट करना। जैसा कि अक्षत बार बार रीइंफोर्स करने की कोशिश कर रहा है कि हमें फिजिक्स का एक्सपर्ट नहीं बनना है, ठीक है। हमें क्या करना है, एमबीबीएस। हमको फिजिक्स काम आएगी, बहुत कम काम आएगी बाद में। तो हमको क्या करना है, केवल एंट्रेंस के लिए जितनी फिजिक्स इंपॉर्टेंट है हमें उस लेवल की फिजिक्स को परफेक्ट कर लेना है कि हमारा जैसा भी पेपर आएगा हमें कोशिश करना है उसमें से 180 और 180 आए। फर्क नहीं पड़ता मेरे को फिजिक्स आती है नहीं आती, ठीक है। मुझे फर्क पड़ता है कि मेरे क्वेश्चन आते हैं, मुझे क्वेश्चन सही कर पा रहा हूँ कि नहीं, है ना अक्षत? ठीक है। अब अक्षत एक बात है कि कुछ लोग बोलते हैं कि यार मेरे को फिजिक्स आती है, लेकिन मैं जब पेपर देने जाता हूँ तो गलती कर देता हूँ। दूसरा, लोग बार बार ये पूछते हैं कि यार पेपर में 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। मैं फिजिक्स से चालू करता हूँ, ज़्यादा टाइम लग जाता है तो मेरा पेपर छूट जाता है। एक दूसरे लोग भी मिलते हैं जो बोलते हैं कि यार मैं बायो से स्टार्ट करता हूँ, फिजिक्स क्लास में करता हूँ, और बोलते हैं कि फिजिक्स हड़बड़ी में मेरा फिजिक्स या तो गलत हो जाता है तो छूट जाता हूँ। तो हम पेपर स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं। तो तुम्हारी क्या पेपर स्ट्रैटेजी थी, वो हमारे ऑडियंस को बताओ। तो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं अपनी स्ट्रैटेजी डिस्कस करूँ तो एक चीज़ मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा, क्लास 11th में मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए थे अपनी स्ट्रैटेजी के साथ। पहले मैं कभी बायो पहले कर लेता था, कभी फिजिक्स, एंड ऐसे एक आप अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से एक ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी खोज लेते हो। आप इस रैंडम टॉपर का सुन के ये नहीं कह सकते हो कि मैं बायो पहले करूँगा तो मैं इस टॉपर जैसा बन जाऊँगा, बिकॉज दैट इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स। हो सकता है आपका दिमाग शुरू में इतनी एनर्जी रखता हो जो फिजिक्स पहले कर पाए, या हो सकता है आपका दिमाग को लॉन्ग लास्ट करने के लिए, ज़्यादा टाइम सर्वाइव करने के लिए चीज़ें चाहिए हो तो आप बायो पहले करो। सो व्हाट आई विल सजेस्ट, खासकर जो आप लोग में जो 11th में हो, आप थोड़ा एक्सपेरिमेंट करो अपने स्ट्रैटेजीज़ के साथ। एंड 12th वाले जो अभी काफ़ी बिल्ट हो गए हैं अपने स्ट्रैटेजीज़ में, तो जस्ट गो विद दैट फ्लो। एंड अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम लग रही है, जैसे बहुत लोग मेरे से ये पूछते हैं बबलिंग वाला कि बबलिंग साथ में करनी चाहिए एंड में करनी चाहिए, तो मैं पर्सनली तो बबलिंग एंड में ही करता था, बिकॉज मेरा टाइम काफ़ी बच जाता था नीट के पेपर के पास। 1.5 घंटे के आसपास में मेरा पेपर खत्म हो जाता था। क्या तुम्हारी बबलिंग मिस्टेक्स भी होती थी कभी? मतलब क्या तुझे ऐसा लगता था कभी कि यार मैंने सही किया लेकिन बबलिंग मिस्टेक शायद मेरा गलत हो गया? नहीं, बबलिंग मिस्टेक्स तो नहीं होती थी मेरे से, बट मेरा ये होता था कि अगर 1.5 घंटे मैंने पेपर ख़त्म कर लिया तो अगर मैं साथ साथ बबलिंग कर रहा होता तो फिर तो मतलब बाकी 1.5 घंटे का मैं यूटिलाइजेशन नहीं कर पाऊँ। तो मैं मोस्टली यही करता था कि बहुत स्विफ्टली मैं उन क्वेश्चंस को एक बार 180 या 100 क्वेश्चन डील कर जाता था जितने भी टाइम में, और उसमें छूट जाते 10 से 15 क्वेश्चंस आई यू जस्ट यूज टू लीव। अगर मेरे को क्वेश्चन पढ़ के लग रहा है इसमें कैलकुलेशन बहुत है या इसका कॉन्सेप्ट मुझे याद करना होगा, मैं दोबारा उसको पढ़ता भी नहीं था। मैं बोलता था यार बाद में टाइम बचेगा,
तो आ जाएंगे, एंड नहीं भी बचा तो जितना टाइम मुझे इस क्वेश्चन में लगेगा आई एम प्रीटी श्योर कि इसकी जगह मैं 3 क्वेश्चन कर लूँगा। तो मतलब तुम 2 राउंड्स में पेपर करते हो? 2 राउंड। ये पहले राउंड्स में हमने कौन से क्वेश्चन कर लिए जो हमें आते हैं कि पता है, ये टिक किया, ये आंसर सही है, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन हमें ऐसा लगा यार इस टॉपिक में मैं वीक हूँ, या ऐसा लग रहा है कि यार ये पढ़ा है मेरे को याद नहीं आ रहा, तो वहाँ पर आपका जो फ्लो बना हुआ है उस फ्लो को नहीं तोड़ना है, हमारा राइट, वो फ्लो को नहीं तोड़ना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, स्किप कर देना उसको, अगले क्वेश्चन में जाना, अगला भी नहीं आ रहा स्किप कर देना, जो आ रहे हैं फर्स्ट राउंड में कर लिए, फर्स्ट राउंड में उनको क्वेश्चन को एक बार देख लिया, अगर टाइम मिले या आपकी रिवाइज करने की इच्छा है, एक बार रीचेक करने की इच्छा है, अगर टाइम आपको परमिट करता है तो आपने रीचेक किया, उन क्वेश्चन को बबल कर दिया, खत्म हो गया वो। फिर मैं क्या आता हूँ उन सेकंड राउंड में उन क्वेश्चंस पे आता हूँ जो फर्स्ट राउंड में मेरे को टफ लगे या याद नहीं आ रहा था। नाउ आई कैन स्टार्ट यूजिंग माई माइंड, आई कैन स्टार्ट स्क्रैचिंग माई हेड, है ना। अब अपने दिमाग पर जोर डाल सकता हूँ कि यार ये तो अब मेरे को करने हैं, क्योंकि पेपर आजकल कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि हमें एक ही क्वेश्चन पर ध्यान देना है, लेकिन ऐसा नहीं करना कि एक टफ क्वेश्चन सही करने के कारण हम 10 क्वेश्चन छोड़ दें। और आपने जो कहा था कि जो लोग बाहर सॉल्व कर लेते क्वेश्चन बट एग्जाम में जाके उन्हें कुछ हो जाता है, तो मेरे हिसाब से वो आपका परफॉर्मेंस प्रेशर रहता है, जो एग्जाम के दौरान आप सोचते हैं कि यार मेरे फिजिक्स में पिछली बार सिर्फ 80 नंबर आए थे, 90 नंबर आए थे, इस बार और कम हो गए तो कैसे होगा। तो व्हाट आई सजेस्ट इन दैट केस इज कि आप वहाँ बैठे हो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के क्वेश्चंस सॉल्व करने, आप ये देखने नहीं बैठो कि आपके रिजल्ट में रैंक क्या आएगा। सो आप उस चीज़ के बारे में सोच के फालतू में अपने एनर्जी भी वेस्ट करेंगे एंड अपना कॉन्फिडेंस भी गिराएंगे। आई नो कि ये बोलना बहुत आसान है एंड असली में काफ़ी टेंशन होता है, तो ये चीज़ हटती है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से। मैंने पर्सनली बुक्स बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ी हैं बट मेरी क्वेश्चन पेपर्स की प्रैक्टिस बहुत रहती थी। बाय द एंड ऑफ द नीट मैं हर दिन 2 से 3 पेपर दे ही देता था, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ पेपर्स आप हाई रखो तो आपको कॉन्फिडेंस रहता है खुद पे कि जितना मैं करूँगा सही करूँगा, एंड धीरे धीरे आप अपना सिलेबस भी बढ़ा सकते हैं। So Akshat in very detail discuss how to prepare for physics for NEET as well as AIIMS. So Akshat, I want to summarize, अगर मैं कुछ गलत बोलूँ तो प्लीज टू करेक्ट मी। तो सबसे पहले अक्षत ने ये बात बोली कि हमें फिजिक्स में एक्सपर्ट नहीं बनना, हमें फिजिक्स केवल उतना करना है जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हमें स्टैंडर्ड बुक्स करनी है, एनसीईआरटी पे थोड़ा सा ध्यान देना है, कोचिंग की मॉड्यूल करनी है, बहुत सारा मार्केट में जितनी 10-15 प्रोड्यूसर की किताबें आती है सारी किताबें नहीं करनी है हमको, एक किताब करनी है, ढंग से करनी है। उसके बाद अक्षत ने बोला कि एनसीईआरटी को एक रीडिंग देनी है। फिर अक्षत ने काफ़ी अच्छे से पेपर स्ट्रैटेजी डिस्कस की, जिसके हिसाब से ऑर्डर आप अपने हिसाब से डिसाइड करो। जो भी कोई टॉपर बोले वो चीज़ पत्थर की लकीर नहीं हो जाती, आप एक यूनिक पर्सन हो, आपकी स्किल्स अलग हैं, आपकी एबिलिटी अलग है, तो आप अपने हिसाब से अपना ऑर्डर डिसाइड करो कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है, बबलिंग कैसे करनी है। एंड एज फार एज कॉन्फिडेंस इज कंसर्न, हमें पेपर के दौरान स्ट्रेस नहीं लेना है, हमें अपना बेस्ट देना है, दैट्स इट। जो भी रैंक आएगी बाद में देखेंगे, ठीक है अक्षित? ठीक है। So continue watching Aim for AIIMS for more such videos and interaction with toppers.